नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन इस वीडियो सेशन के अंदर लेके आए हैं, जैसा कि आप सभी को आइडिया है कि आज जो है 9 सितंबर 2025 को आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड का जो पेपर है साइंस का कह सकते हैं, जिसमें से अपन बात करेंगे केवल बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उनमें से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से जो फर्स्ट ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हो, और सेकंड ग्रेड की जिनकी एग्जाम हुई है वो आप लोग देख ही सकते हो। अपना बायो वाला पोर्शन अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ से दिया गया है, यहाँ पे मैं इंग्लिश के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। मैच द जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन के क्या है, इन्होंने टाइप दिए हैं। कौन सा जीन इंट्रैक्शन दिया है? एक तो दिया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन, एक दिया है रेसेसिव एपेस्टेसिस, डोमिनेंट एपेस्टेसिस और डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन। इन चारों का इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री का तो देखोगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है 9.7, ये किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। रेसेसिव का यदि आप देखोगे 9:3:4, और डोमिनेंट का हो जाएगा उल्टा 12:3:1, और डुप्लीकेट का एक और बच्चेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 15:1, ये इसका रेशियो आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग रेशियो अगर आप बैठोगे, देखोगे आप कि कौन सा रेशियो बैठेगा, तो यहाँ पे सीधा सही है आपका। सेकंड जो है, जैसे ये मान लो कि रेसेसिव है, ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर का आ जाएगा। तो बी के अंदर दो देखना है, बी के अंदर दो, तो बी के अंदर दो, ये बी के अंदर दो है और एक ही बी के दो के अंदर है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस देखोगे आप, तो डोमिनेंट के अंदर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बी का मतलब ये और सी का मतलब ये, तो सी के अंदर कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। सी के अंदर तीसरा है, सी के अंदर तीसरा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री और एक है डुप्लीकेशन जीन, तो इसका आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री का पहले का, तो यहाँ पर आ जाएगा चौथा। तो पहले का जो चौथा है ये वाला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा, और डी का कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, इसका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। आगे अपन चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो अगला दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ता है, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ना एसिडिक, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से डिसोशिएट होती है, ये ठीक है। एट द लोअर कंसंट्रेशन टेंशन, ऑक्सीजन की यदि कमी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट मोर रैपिडली द प्रेजेंस ऑफ द साल्ट कंपेयर देयर एब्सेंस। ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोशिएट होगा हीमोग्लोबिन से, ये भी ठीक है। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज, ये तो गलत है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ही ऑप्शन इसके क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विच डिजीज इन सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के अंदर कौन से डिजीज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से डिजीज है और उनका रोग कारक जो है वो मैच नहीं करता है, ये पूछा गया है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पेब्रिन प्रोटोजोआ, कोली हाइड्रोसिस फंजाई के द्वारा, मेगोट इंसेक्ट के द्वारा। मेगोट जो है वो क्या है, फ्लाइज जो होती है, बीज जो होती है, फ्लाइज मक्खियां जो होती है उनका लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा होता है। इसलिए ये इंसेक्ट का कोई मैच ही नहीं खाता है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि मैगोट किसी प्रकार की डिजीज ना होकर क्या है, ये एक लार्वा की स्टेज है जो इंसेक्ट के अंदर, फ्लाइज के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। 10 जो है वो पूछा गया है।
10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देखोगे फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लीवेज। जो क्लीवेज होता है या विदलन जो होता है जाइगोट में, उसके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा गया है। ग्रोथ ऑफ सेल्स आफ्टर ईच डिवीजन। देखो जाइगोट के अंदर डिवीजन जब होता है उसके बाद में केवल संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन कोशिका की साइज नहीं बढ़ती है। क्लीवेज का मतलब यही होता है, समसूत्रीय विभाजन का ही प्रकार है, इसमें लगातार विभाजन होता है लेकिन साइज कभी भी नहीं बढ़ती है। पहला सेंटेंस गलत है। ग्रोथ ऑफ सेल आफ्टर ईच डिवीजन, प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका की वृद्धि होती है, ये सेंटेंस गलत है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11, वोल्फ एंड टैस्मेनियन वोल्फ आर एन एग्जाम्पल ऑफ। दोनों जो एग्जाम्पल के नाम दिया है, भेड़िया और तस्मानियाई भेड़िया का उदाहरण जो है वो किस प्रकार का है कि दोनों का जो ओरिजिन है वो दोनों का अलग अलग प्रकार का है, दोनों अलग अलग जगह से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन एक जैसे इन्वायरमेंट में रहने के कारण से दोनों कैसे दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, जबकि दोनों की उत्पत्ति कैसी है, अलग अलग जगह से है। अगर उत्पत्ति एक की यहाँ से ए से है और एक की बी से है, दोनों एक ही इन्वायरमेंट में रहने लगे तो दोनों कैसे दिखने लगेंगे, समान दिखने लगेंगे, और ऐसी कंडीशन जब आती है उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, कन्वर्जेंट, मतलब दोनों मिलकर एक जगह आ गए, तो दोनों अलग अलग उत्पत्ति हो और एक जगह इन्वायरमेंट होने के कारण से दोनों के लक्षण समान दिखाई देने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरिसाइट। किसी भी प्लाज्मिड के अंदर अपन देखते हैं एक ओरिजिन साइट पाई जाती है, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोटिक जो प्लाज्मिड है वहां से रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहा जाता है। दूसरी चीज है ये क्या करती है, इसकी कॉपी संख्या कितनी कॉपी बनेगी उसकी नंबर ऑफ कॉपी को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपीज बनेगी उसको भी कंट्रोल करता है। दो काम है, रेप्लिकेशन का प्रारंभ करना ही करना है, प्लस उसको कंट्रोल करती है कॉपी संख्या कितनी बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखेंगे वेक्टर, यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओआरआई साइट ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं इनमें से। ORI इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन इज स्टार्ट, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है उस साइट को क्या कहते हैं अपन ने, ORI साइट कहते हैं। ORI इज द सीक्वेंस नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, ये गलत है। क्या बोला, नॉट कंट्रोल, जबकि ये कंट्रोल करती है, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है और ये बी वाला गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे बोथ आर इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड बोथ करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। इसमें पहला ऑप्शन सही है जबकि दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। आगे आप देखोगे अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखो, ए ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे 44+X0, ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है किसके अंदर, खास तौर से फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 45। तो एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एक्स एब्सेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम क्या है यहाँ पर एब्सेंट है। तो यहाँ पर 44 क्रोमोसोम हो गए और एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। यहाँ पर देखोगे हैज 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, नहीं, हैज 45 क्रोमोसोम विद एक्स ओ कंडीशन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। टोटल 45 क्रोमोसोम होने चाहिए और एक एक्स और एक ओ वाली कंडीशन आनी चाहिए, ओ का मतलब यहाँ पर है 0, एब्सेंट है यहाँ पर। वापस से एक बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इनमें से एक फैमिली का क्वेश्चन पूछा गया है आपके एस्ट्रेसी फैमिली का। देखो, विच फ्लावर फॉर्मूला बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एस्ट्रेसी, इनमें से कौन सा फ्लोरल जो सूत्र है, पुष्प सूत्र जो है, कौन सा पुष्पीय सूत्र एस्ट्रेसी कुल का, सूरजमुखी कुल का है, इनमें से कौन सा है, तो सूरजमुखी कुल का कौन सा होगा, ब्रैक्टेट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा,
पेपस होगा, प्लस यहाँ पर ये देखोगे आप कोरोला जो है वो 5 होंगे और सिन कोरोला वाली कंडीशन होगी सिन पेटलस, मतलब जुड़े हुए होंगे। एंड्रोशियम है वो भी 5 होंगे और आपस में पांचों स्टेमन जो है वो जुड़े हुए होंगे। गाइनोशियम जो है ओवरी इंफीरियर होगी, इसकी कैसी होगी, इंफीरियर होगी। इंफीरियर होगी तो उसका चिन्ह ये आएगा। और कार्पल कितने होंगे, 2 होंगे। सिन कार्पस की कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन देखेंगे अपन, पेपस हो गया, ये हो गया, ये तो ओवरी सुपीरियर है इसलिए गलत है, ये फिर इंफीरियर है तो यहाँ पर ये गलत है, और यहाँ पर ये है तो ये गलत है। इसका मतलब राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इंफीरियर कंडीशन होनी चाहिए इनमें से। इंफीरियर इसमें भी है लेकिन यहाँ पर जो है सिन एंडर्स नहीं कर पाई जाती कंडीशन, जबकि इसमें सिन एंडर्स कंडीशन दे रखी है, तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ पर देखोगे सिलेक्ट, हाँ चलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कौन सा गलत है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, आपको ये पूछा गया है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी इनफोल्डिंग क्रिस्टी। ठीक है, सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जहां पाया जाता है उसके अंदर इनर जो है वो इस प्रकार से जो है फोल्डिंग बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। ये तो ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन ए सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पोसेस एटीएस, यहाँ पर गलत है। 70S जो है राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है एक प्रोकैरियोटिक से मानी जाती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के रूप में काम करता है। और रिकेट्सिया नामक जो जीवाणु होता है, रिकेट्सिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट प्रॉपर गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक का कैरेक्टर है, जबकि इसमें कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक के अंदर प्रत्येक सेल के ऊपर की चारों तरफ अपने क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे अपन कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड जो है वो फैटी एसिड का बना होता है। ऊपर की तरफ हेड पोर्शन पाया जाता है, नीचे की तरफ टेल पाई जाती है, किसकी, हाइड्रोकार्बन चेन की, फैटी एसिड की टेल पाई जाती है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रॉस द मेम्ब्रेन। केवल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही पाए जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसमें डिफ्यूजन भी पाया जाता है, कैरियर मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, तो ये तो गलत है। फॉस्फोलिपिड टेल इज मेड अप ऑफ ओनली द अनसैचुरेटेड, ये भी गलत है, क्योंकि सैचुरेटेड भी पाए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज लेस देन लिपिड, जबकि प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू लिपिड। यहाँ पे उल्टा दिया है सेंटेंस, ये भी गलत है। कोलेस्ट्रॉल इज यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल ऑफ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, कि कोलेस्ट्रॉल है सभी कोशिकाओं का मुख्य कंपोनेंट है और सबके अंदर पाया जाता है, जबकि ये कौन सा सही है, ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब चारों ही सेंटेंस जो है वो यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया नीचे, विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो कोई सा ही नहीं है अभी, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन किस लेवल का बोल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है। जिस किसी कैंडिडेट ने अच्छे से डीप स्टडी की है उनके लिए तो पेपर का लेवल ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं कह सकते अपन, ठीक है ना। यहाँ पर आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द assertion ए एंड रीजन आर, दो दिए गए हैं, तो यहाँ पर कथन दिया गया है, टैग पोलिमरेज इज द थर्मोस्टेबल एंड लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये अभी अपन पीसीआर पढ़े थे तो अपन ने डिस्कस किया था, पीसीआर क्या पूरा मैंने बताया था, इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती है टैग के अंदर। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस तो ठीक है। पोलिमरेज, टैग पोलिमरेज पोसेस द 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जब पाई नहीं जाती है तो यहाँ पर सेंटेंस सेकंड वाला सही होने का तो कारण ही नहीं है। ठीक है, तो पहला तो क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। यहाँ पर देखोगे
both A and R correct. A is correct but R is incorrect. Both A and R correct. वैसे गलत है। इसका मतलब राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन राइट होगा, 2 नंबर का ऑप्शन। देखो अगला अगर अपन कंडीशन देखेंगे यहाँ पर तो मैच करना है, प्लांट ग्रुप दिया गया है कॉलम फर्स्ट के अंदर और कैरेक्टर फीचर जो है वो दिए गए हैं कॉलम सेकंड के अंदर, 2 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर जो प्लांट ग्रुप है वो कौन से प्लांट ग्रुप है और इन कैरेक्टर्स कौन से कॉलम सेकंड के अंदर। यहाँ पर देखेंगे हिपेटिकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इनके कैरेक्टर से अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ पेपर को, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि ऑप्शन चारों अपने को निकालने पड़ेंगे। पहले आप देखोगे हिपेटिकॉप्सिडा, हिपेटिकॉप्सिडा ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर आप ऐसे देख लो, टेरोप्सिडा को डी को जो है वो ऑप्शन मैच करो, ट्रू रूट्स, डी का जो है वो चौथा है, तो डी में चौथा एक तो इसमें है और एक इसमें है। आगे देखोगे ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में देखोगे गेमेटोफाइट थैलोइड लीफी विद द राइजोइड, स्पोरोफाइट हैज बेसल मेरिस्मेटिक रीजन, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन। आगे आप देखोगे हिपेटिकॉप्सिडा, यहाँ पर गेमेटोफाइट थैलोइड एंड लीफी विद राइजोइड, ए के अंदर आ जाएगा तीसरा, एक के अंदर तीसरा। ठीक है, राइट आंसर ए जो है वो इसका सही होगा। कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। सेंटेंस देख लेना, ए के अंदर तीसरा, बी के अंदर दूसरा, सी के अंदर पहला और डी के अंदर चौथा, ये इसका राइट आंसर होगा। बाइल साल्ट के अंदर क्या कंपोनेंट पाया जाता है। बाइल साल्ट अपन जानते हैं लिपिड का इमल्सिफिकेशन के लिए काम आता है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो अपन जानते हैं लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। और स्टोरेज कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के होता है। एक ऐसा साल्ट होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो कंटेंट पूछा है, कंपोजिशन, बाइल साल्ट पाया जाता है, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की हल्की मात्रा होती है, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और ट्रेस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका क्या होगा, सही होगा। जो किसके बारे में सही बोल रहा है, बाइल साल्ट के बारे में सही बोलता है ये सेंटेंस। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज द प्राइमरी लोकेशन इन राजस्थान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इट्स स्टेट बर्ड। अपना स्टेट बर्ड जो है, ठीक है ना, उसके लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है नेशनल पार्क का सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था, तो अपने कौन सा पाया जाता है, ताल छापर। ठीक है, कौन सा होगा, ताल छापर इसका राइट आंसर होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, कथन और इसके कारण दो चीज दिए गए हैं, आपको कथन देखना है। ए स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। एक पारितंत्र में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर धारित कर सकती है। ठीक है ना, ट्रॉपिक लेवल अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो कि एक ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर 1 होता है, कंज्यूमर 2 होता है, कंज्यूमर 3 होता है, एक होता है सर्वहारी। तो ये क्या होते हैं, सब ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो ठीक है, कई बार क्या होता है, एक पोषक स्तर है वो 1 या 2 लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। ये सेंटेंस ठीक है। पोषक स्तर पारितंत्र में कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, ये भी ठीक है, उनके कार्य को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के जीव रहते हैं वहां पर, कौन से ट्रॉपिक लेवल में किस प्रकार के जीव, सपोज सभी ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो सीधे से उनको उपभोग किस में रखेंगे, उत्पादक वाले में रखेंगे, मतलब वो कैसे प्रोड्यूसर है, तो पहला रखा जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों सेंटेंस ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, लेकिन इन दोनों का लिंक कहीं भी नहीं बैठता है, ये इसको कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका मतलब अपन कहेंगे कि दोनों ए और आर पृथक रूप से सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, गलत है, ए गलत है, ये तो गलत है वैसे भी। दोनों ए और आर पृथक रूप से सही है, परंतु आर ए का कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं करता है। राइट आंसर कौन सा जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए एंड बी सेपरेटली रूप से बोथ आर
सेम, मतलब बोथ आर राइट, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं भी दोनों की मैच नहीं करती है। यहाँ पर आप देखोगे वाटर मूव फ्रॉम प्लांट सेल ए टू बी, कोई प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल ए है और एक प्लांट सेल बी है, इसमें से वाटर जो है वो स्वयं ही इसके अंदर चला जा रहा है, किसके अंदर, ए से बी के अंदर जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, ए सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल देन बी, सीधा ऐसा है कि इसका जो वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या है, अधिक है। वाटर पोटेंशियल अधिक का मतलब होता है यहाँ पर प्योरिटी, वाटर की प्योरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर की पोटेंशियल होगी, ज़्यादा प्योरिटी होगी, ज़्यादा क्षमता होगी, तो वो कहाँ जाएगा, अपनी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो राइट ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए सेल हैज हायर, देखो यहाँ पर कोशिका ए में बी की तुलना में ज़्यादा जल विभव है, तो हमेशा अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर वाटर जो है वो मूवमेंट शो करता है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 75 का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, हिंदी में देख लो, सिग्मोइड कर्व चक्र में किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि दर अधिकतम होती है? तो सीधी सी बात है, सिग्मोइड कर्व जब आप बनाते हो तो इस प्रकार से बनाते हो कि यहाँ पर ऐसे चलता है और ऐसे चलता है। इसमें 2-3 फेजों को अपन यहाँ पर तो इसको तो बोलते हैं लेग फेज, और ये जो एक्सपोनेंशियल फेज है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं। लॉग फेज में सबसे अधिक जो वृद्धि दर है वो देखने को मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, लॉग फेज आ जाएगा इसका। लेग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज और लॉग फेज, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट होगा। इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि जो देखने को मिलती है वो कौन सा देखने को मिलती है, लॉग अवस्था के अंदर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन नंबर 76, इसमें देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में पूछा है। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति के अंदर क्या बनता है, FADH2 बनता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में क्या बनता है भाई, FADH2 बनता है, का सही वर्णन करता है। तो सीधी सी बात है, सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर पहले में दिया है NADH से FMN इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से करता है भाई, इसलिए तो गलत है। ये कहाँ से करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन पड़ता है NADH2 से प्राप्त करता है, ये तो गलत है। इलेक्ट्रॉन को सीधे साइटोक्रोम में स्थापित करता है, ये भी गलत है। प्रोटॉन को अंतर्झिरी में अवकाश पंप करता है, देखो FADH2 को ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉन को यूवी क्यूनॉन में स्थानांतरित करता है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है इसका, चौथा ऑप्शन जो है वो इसका आपका सही बोल रहा है। ऑक्सीडाइज द FADH2 एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू यूवी क्यूनॉन, कहाँ करता है, यूवी क्यूनॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। राइट आंसर आ जाएगा इसका चौथा। देखो एक अभी अगर अपन क्वेश्चन देखेंगे तो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। एक साइड के अंदर आपका दिया गया है इकोनॉमिक प्रोडक्ट, और एक साइड में दिया गया है कौन से कुल से या फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उन दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। सबसे पहले देखोगे कैस्टर ऑयल, कैस्टर जो ऑयल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप जानते हो यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, यूफोर्बिएसी, ए के अंदर आ जाएगा आपका दूसरा, ए के अंदर दूसरा ये आ जाएगा तीसरा नंबर। फाइबर फ्रॉम गोसिपियम मतलब कॉटन, कॉटन, तो कॉटन जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉटन कॉटन जो है वो कौन से करता है, मालवेसी से करता है। इसका मतलब बी के अंदर कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। आगे आप देखोगे स्टिमुलेंट निकोटिन, निकोसियाना या टोबेकम निकोसियाना, ये अपन जानते हैं, तो ये किससे करता है, सोलेनेसी से करता है, तीसरा इसमें आ जाएगा तीसरा। ऑर्डर लेग्यूम्स फैमिली जो है वो फेबियसी से बिलोंग करती है, तो राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। और मिलेट्स मतलब बाजरा जो है, बाजरा किससे करता है, तो पोएसी से बिलोंग करता है, तो राइट आंसर आ जाएगा फिफ्थ। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा भाई। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, डेजर्ट नेशनल पार्क होगा।
हाँ, उस क्वेश्चन का नेशनल डेजर्ट पार्क होगा। एक बार उसको हो सकता है वापस देख लेंगे उसको ना, नेशनल पार्क वाले को, क्योंकि इंडियन बस्टर्ड जो है वो वैसे देखा जाए तो वहीं पाया जाता है वैसे, ठीक है ना, नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर पाया जाता है, तो वो देख लेना थोड़ा सा, है ना। देखो, अगला देखोगे, द सिम्प्लास्टिक पाथवे। प्लांट के अंदर मूवमेंट करने के लिए दो प्रकार के पाथवे पाया जाता है। किसका मूवमेंट? वाटर का मूवमेंट करने के लिए। एक को बोलते हैं सिम्प्लास्टिक और दूसरे को बोलते हैं एपोप्लास्टिक। अब आपको क्या दिया गया है इसमें? सिम्प्लास्टिक पाथवे पूछा गया है। सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब होता है यहाँ पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? इनके बीच में जो एक प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक चैनल पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा यदि ट्रांसफर होता हो तो उसे क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट बोलते हैं। यदि ये प्लाज्मा इधर से होकर जाता हो, वाटर सेल वॉल से होता हुआ इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर तो सीधा ही है, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल वॉल, ये तो गलत है, ये भी गलत है। मूवमेंट ऑफ वाया प्लाज्मोडेस्माटा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यदि जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। 79, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सामान्य क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया वापस, अपने बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द अर्थवॉर्म। केचुए के बारे में पूछा गया है, अर्थवॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो सेप्टल नेफ्रिडिया आर एक्जो नेफ्रिक, इंट्यूगुमेंट्री नेफ्रिडिया आर द एंट्रोनेफ्रिक, और इंट्यूगुमेंट्री नेफ्रिडिया फॉर्म फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। तो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंट्यूगुमेंट्री नेफ्रिडिया फॉर्म क्या बनाती है? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बनाती है। अध्यावरणीय वृक्ष जो है नेफ्रिडिया की जंगल के रूप में बनाती स्ट्रक्चर होती है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देखो, अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 53 नंबर का, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का प्रकार पूछा है। विच यूट्रीन epithelium and uterine connective tissue is crowded and chronic epithelium is found in contact with the endothelium of maternal blood vessels is called। अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशय उपकला व गर्भाशय संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्त वाहिका की एंडोथेलियम से संपर्क बनाए रखती है, क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं भाई? हीमो एंड्रोथेलियल और हीमो कोरियल। हीमो एंडोथेलियल के नाम से होना चाहिए वैसे भैया, ठीक है ना। ये कौन सा होना चाहिए? हीमोथेलियल होना चाहिए इसका राइट आंसर। हीमोकोरियल होना चाहिए यार, होमोथेरियल। देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है आपको। हीमोकोरियल जो ऑप्शन है वो इसका ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, हीमोकोरियल वाला। और आप लोगों को यदि कमेंट आता है तो मैं देख लेता हूँ, आप लोग बता दो इसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। हीमोकोरियन हो सकता है वैसे राइट आंसर इसका, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन। और देख लेना आप लोग। 54, द ट्राइकोसिस्ट इन पैरामेशियम। पैरामेशियम के अंदर छोटे छोटे कार्टूनुमा जो संरचना पाई जाती है, ट्राइकोसिस्ट जो पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? अपनी सुरक्षा करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे पूछा एक्सक्रेशन, मूवमेंट और डाइजेशन, यहाँ पर पूछा डिफेंस एंड एनकरेज। तो राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? चौथा। रक्षा और आसंजन के लिए उपयोगी होता है, राइट आंसर चौथा होगा इसका।
देखो अगला पूछा है विच एंजाइम प्रोटेक्ट बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल डीएनए को कौन सा एंजाइम बचाता है, किससे बचाता है भाई, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। फाउंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि प्रत्येक बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम बनते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनते हैं, जो क्या करते हैं डीएनए को तोड़ देते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने डीएनए को बचा लेता है। तो अपने डीएनए में क्यों बचा लेता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है सर्कुलर, उसके ऊपर क्या जुड़े होते हैं, मेथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है ना। एडेनिन के ऊपर मेथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं और मेथाइल ग्रुप को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो पाया जाता है इसमें डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेजेज। इसलिए इसकी प्रेजेंस के अंदर ये क्या मेथाइल ग्रुप जोड़ देता है, मेथाइलेशन कर देता है, और मेथाइल जहां पर होगा वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब इसकी सुरक्षा करने वाला एंजाइम कौन सा है, डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो किससे सुरक्षा करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 56, इन रेफरेंस टू सिकल सेल एनीमिया, क्या पूछा है, सिकल सेल एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज अल्टर्ड इन जीन कोडिंग बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6 नंबर एमिनो एसिड, कौन सा, 6 नंबर एमिनो एसिड के ऊपर एडेनिन जो है उसमें चेंज होता है, एडेनिन कन्वर्ट इनटू थाइमिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, एडेनिन। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। देखो अगला क्वेश्चन जो है वापस वो कौन सा आया है, डिफेंस के लिए होता है, हिमोकोरियोनल होगा, यस हिमोकोरियोनल, ठीक है। आप लोग रिप्लाई करते रहो ताकि क्या है बीच बीच में कोई भी डाउट होता है, कई बार हो सकता है जब मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है उसमें से भी कोई मिस्टेक आपकी हो जाए, तो आप थोड़ा सा देखते रहोगे तो थोड़ा सा बराबर चलता रहता है उससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 70 नंबर, किसके बारे में पूछा है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म विद यूनिक रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिम्नोस्पर्म दिए गए हैं और उनके रिप्रोडक्टिव फीचर्स दिए गए हैं, उनके बीच में क्या करना है आपको, मैच करना है। यहाँ पर देखोगे साइकस आर्किगोनिया एब्सेंट, ये गलत है, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। जिंगो नॉन मोटाइल एंडोस्पर्म, ठीक है। पाइनस मोनोइशियस और विंड पोलिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पर नॉन मोटाइल होता है जबकि इसमें तो मोटाइल पाया जाता है, ये भी गलत है, इसका मतलब निटम मोटाइल, ये भी गलत है। इसमें से सही होने के चांसेस कौन से हैं, तो इसमें पूछा गया जिम्नोस्पर्म विद द यूनिक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो यूनिक किसमें देखने को मिलता है भाई, फाइनस के अंदर देखने को मिलता है कि एक ही कौन पाया जाता है, वहां पर मोनोइशियस पाया जाता है और विंड पोलिनेशन पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो होते हैं पंख नुमा स्ट्रक्चर जो होती है येलो कलर की निकलती है, 2 सेल से बना होता है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, फाइनस मोनोइशियस और विंड पोलिनेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये इसकी यूनिक विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखोगे 71, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवर वर्ट और मोसेस। ब्रायोफाइटा के लीवर वर्ट और मोसेस के बारे में कैरेक्टर जो है वो दिया गया है। बोथ इन बोथ स्पोरोफाइटिक इज नॉन ग्रीन, इन बोथ इलेटर्स आर प्रेजेंट, इन बोथ गेमेटोफाइटिक इज ग्रीन, ये ठीक है। इन बोथ रेगुलर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये भी ठीक है, प्रेजेंट होती है। इसका मतलब सी और डी ऑप्शन जो है वो दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, सही है। यहाँ पर सी और डी पहला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा भाई, सी और डी दोनों ऑप्शन सही है इसके। अगला आप ऑप्शन देखो, ये तो हो ही गया, हाँ आगे देखोगे असर्शन दिया गया है, मतलब कथन दिया गया है, यहाँ पर रीजन दिया गया है उसका, जिंक डेफिशिएंसी इन प्लांट रिड्यूस द एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। जिंक की कमी होने के कारण से प्लांट की जो डोमिनेंसी होती है, एपिकल डोमिनेंसी होती है, वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। एपिकल डोमिनेंसी जो है वो किसके कारण से होती है भाई, ऑक्जिन हार्मोन से, ऑक्जिन हार्मोन से। ऑक्जिन हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ से होता है, ट्रिप्टोफैन से। और इसके सिंथेसिस होने के लिए जो को फैक्टर जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। यदि जिंक नहीं होगा तो ट्रिप्टोफैन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्जिन में, ऑक्जिन की मात्रा कम होगी तो एपिकल डोमिनेंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक।
जिंक डेफिशिएंसी अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन, कि जिंक की कमी होगी तो ट्रिप्टोफैन जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या होगा, ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्सिजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑक्सिजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो एपिकल डोरमेंसी कम हो जाएगी। अपने अपनी जगह ये भी ठीक है और अपनी जगह ये भी ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन कहीं भी इसको इससे लिंक नहीं किया गया है। इसका मतलब आर इज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑफ ए, ये कहीं भी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। यहाँ पर देखोगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। दोनों ठीक है अपने अपने लेवल के ऊपर, लेकिन इसका रीजन सही एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है। देखो भी अगला दिया गया है रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है विच वायरस इज नॉट यूज इन क्लोनिंग वेक्टर टू मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। जो अभी अपने पीजी वाला जो कोर्स चल रहा है, जो भी क्लास में स्टूडेंट है रेगुलर आप लोग देख रहे हो लाइव, तो उनको तो आइडिया होगा ही पहले से ही इसमें मैंने क्या क्या बताया था आपको। तो पैकिलो वायरस पाया जाता है, ठीक है, वेक्टर के रूप में काम आता है। एस ए जो है सिमियन वायरस जो वो भी काम आता है। एडिनो एसोसिएटेड वायरस ये अपन डेली बात कर ही रहे हैं। कहीं भी आपने जिम्नी वायरस की बात नहीं की, इसकी बात नहीं की, जिम्नी वायरस की नहीं बात की। चिमनी वायरस जो है वो स्पेसिफिक प्लांट वायरस होता है। कैसा होता है? प्लांट वायरस होता है, जो कहीं भी वेक्टर के रूप में काम नहीं आता है। ये एक विशेष प्लांट वायरस होता है भाई, ये कहीं भी वेक्टर के रूप में काम नहीं आता। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन राइबोसोम एनकाउंटर ए स्टॉप कोडोन। राइबोसोम क्या करता है भाई, आरएनए चल रहा है, आरएनए के ऊपर राइबोसोम जो है मूवमेंट करता रहता है और क्या बनाता रहता है, प्रोटीन का निर्माण करता रहता है। ठीक है, अब लास्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप हिंदी में समझ लो इसको। जब राइबोसोम एमआरएनए में समापन कोडोन से मिलता है, लास्ट में स्टॉप कोडोन तो आएंगे। अनुवादन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन से जुड़ता है? समापन कोडोन जब आएगा तो क्या होगा वहां पर? सीधी सी बात, रिलीजिंग फैक्टर आएंगे वहां पर। कौन सा होगा? रिलीजिंग फैक्टर आएंगे। तो रिलीजिंग फैक्टर आएंगे और इनको राइबोसोम की दोनों जो सब यूनिट है उनको सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे? रिलीजिंग फैक्टर आएंगे। रो फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आते हैं भाई। रो फैक्टर कहाँ पे आते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं, है ना, ए नहीं होगा भाई। ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर आएगा। कल्पना ने कहा था पहले, इसने डिलीट कर दिया हालांकि। हाँ मोनिका, ठीक है, राइट आंसर है, रिलीजिंग फैक्टर आएगा। राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए टाइप ऑफ ग्रासलैंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन घास के मैदान का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, प्रेरीज घास का मैदान है एक, स्टेपी घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान है। ये जो टैगा है, टैगा क्या है? एक घना एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये क्या है? एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई? मोनिका, यस, टैगा, टैगा इज राइट आंसर इसका। थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। देखो निम्नलिखित में से जल तेल, जल का तेल का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नीचे की तरफ तो क्या है, तेल है, और जल जो है वो इसको मिक्स करना है। यहाँ पर जल तेल इमल्सन के लिए कौन सा मुख्य जो है इमल्सिफाई एजेंट काम करता है? तो जल को तेल के अंदर अपन नॉर्मल क्या करते हैं, तेल को जल के अंदर डिजोल्व करते हैं। अगर तेल को जल में डिजोल्व करोगे तब तो क्या आएगा? प्राकृतिक संश्लेषण, साबुन काम आ जाएगा। मतलब आपका जो डिटर्जेंट होता है वो क्या करता है, आपको तेल के द्वारा, मतलब जल के द्वारा तेल को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा बोल रहा है, तो इसमें कौन सा काम आ जाएगा? यहाँ पर उल्टा इसमें आ जाएगा लैंप बैग। लैंप बैग जो है वो आता है इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर द वाटर ऑयल इमल्सिंग, इमल्सन। ठीक है ना, राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। 109 नंबर, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कोफैक्टर फॉर ऑल एंजाइम ऑफ यूटिलाइज एटीपी। एटीपी का मतलब यहाँ पर काइनेज। कौन सा एंजाइम आता है भाई? काइनेज आता है। और काइनेज का जो कोफैक्टर जो होता है वो अपन सभी पढ़ते हैं, मैग्नीशियम होता है। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा, मैग्नीशियम। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 110 नंबर क्वेश्चन, कॉन्वू कॉन्वुल्सन
आर कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से मरोड़ पड़ना किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है भाई? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। कौन सी से होता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6। विटामिन इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है भाई? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क करने के लिए ये भी कह सकते हैं अपन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर इसका मतलब ब्रेन का जो फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है भाई? पायरिडॉक्सिन होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। इसके कारण, इसकी कमी के कारण से क्या होगा? नर्वस सिस्टम प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाता है और मरोड़ पकड़ना किसी विटामिन की कमी के कारण से मतलब देखने को मिलता है। तो आप कहोगे विटामिन B6। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111। मैच करना आपको कॉलम फर्स्ट पॉलीमर दिया गया है। ये तो वैसे देखा जाए तो किसका है भाई? केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ये जरूर देख लो एक थोड़ा सा क्वेश्चन। आनुवांशिक विकार विल्सन रोग के परिणाम है। विल्सन रोग जो है उसमें क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर विल्सन डिजीज आर कॉपर आयन। क्या होता है इसमें? कॉपर आयन एक्यूमुलेशन इन द लिवर, किडनी एंड ब्रेन। कॉपर आयन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, इकट्ठा होने लगता है कहाँ पर? लिवर, किडनी और ब्रेन के अंदर। तो उसके कारण से कौन सी डिजीज होती है? तो विल्सन डिजीज जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखोगे पेयर ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। पेयर ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखोगे O2 और C2। राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एपिमर किसे कहते हैं? इसका मतलब सीधी सी बात है, ग्लूकोज का जो एपिमर है उसका मतलब किसी जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर, किरल कार्बन के ऊपर H और OH ग्रुप के रोटेशन होने के कारण से यदि उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? एपिमेरिक कहा जाता है। एपिमेरिक में अगर ग्लूकोज का आप देखोगे 2 कार्बन का एपिमेरिक तो होता है मेनोज। मेनोज जो है वो तो कितने कार्बन का एपिमर है? 2 कार्बन का। यदि 4 कार्बन पर चेंज हो HOH ग्रुप तो क्या बन जाता है यहाँ पर? गैलेक्टोज। ठीक है ना। तो एपिमर पूछा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज है, जाइलोज है, मेनोज है, राइबोज है। राइट आंसर कौन सा जाएगा भाई? मेनोज। अगर मेनोज के साथ मेनोज ना होता तो कौन सा मिलता आपको? गैलेक्टोज मिलता। मेनोज कौन से नंबर का एपिमर है? 2 नंबर कार्बन का एपिमर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने पूरे यहाँ पर कोशिश की है सॉल्यूशन करने की। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने आज ही RPSC सेकंड ग्रेड का जो पेपर है साइंस का या विज्ञान का कहीं अपन उन्होंने अटेंड किया था और उनको अपना की जो है वो मैच करनी है तो अपना देख सकता है। रही बात पेपर के लेवल की अपन बात करें तो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसका जो लेवल है खास तौर से मैं बताऊं बायोलॉजी का आपको तो काफ़ी अच्छा लेवल इसमें रहा है और यही उम्मीद थी क्योंकि इन्होंने RPSC जो फर्स्ट ग्रेड का लेवल रखा था उसी आधार पे RPSC सेकंड ग्रेड का लेवल इन्होंने रखा है। इतना ईजी पेपर नहीं था बायोलॉजी वाला पोर्सन, थोड़ा लेवल का पेपर था। जिन्होंने डीपली स्टडी की थी उनके लिए तो पेपर का लेवल ठीक था, लेकिन किसी ने सरफेसली या केवल ऐसे बेसिक अगर स्टडी की थी तो उनके लिए पेपर काफ़ी हार्ड लेवल रहा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो रिव्यू है वो अपने अलग अलग टीचर है वो रिव्यू देंगे, तो ये अपना बायोलॉजी का रिव्यू था। आज के लिए अपना वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ अपने कमेंट जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।